नमस्कार साथियों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की। तो आरएएस और एसआई जैसे सबसे कठिन एग्जाम की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थी निरंतर हमें अपना प्रेम लुटा रहे हैं, दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से आरएएस जंक्शन आप सभी को सबसे बेहतरीन कंटेंट देने के लिए कटिबद्ध है और वही प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारा कंटेंट आपको अवेलेबल है और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी निःशुल्क हम आपको रेगुलर देने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, याद रखिए साथियों, आज की आपकी ये मेहनत आने वाले समय में रंग जरूर लाएगी। और ये उसी तरह से है जैसे फसल को बोने के बाद रोजाना प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा उसको सींचने संभालने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से किसी परीक्षा एग्जाम की तैयारी शुरू करने के बाद रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होती है। आप वो कर रहे हैं और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस इसी प्रण के साथ में आप लगे रहिए। शुरुआत करते हैं आज दिनांक 25 जुलाई के हमारे करंट अफेयर्स की और बात करते हैं। उससे पहले अगर आप तैयारी में लग चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आरपीएससी का ट्रेंड क्या है, किस पैटर्न के साथ आरपीएससी अपना काम अब कर रही है, तो आप हमारे पीवाईक्यू का जो टेस्ट पेपर्स का जो एक पूरा का पूरा सीरीज है जिसमें 100 से ज्यादा टेस्ट पेपर्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे, तो आरएस जंक्शन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर मात्र 200 रुपए के इस कोर्स का लाभ लेकर के और अपनी तैयारी को और एक कदम आगे ले जा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले करंट अफेयर्स के साथ में। तो पहले राजस्थान की बात हम कर लेते हैं। तो राजस्थान में हमारा एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज या राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रतापनगर में ये स्थित है और इसने हाल ही में कोयटा फाउंडेशन जो कि मुंबई में स्थित है उसके साथ में एक एमओयू किया है और इस एमओयू के तहत डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स, अर्थात किस प्रकार से डिजिटल तकनीकों का प्रयोग करके लोगों को हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, उस पर ये यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स जो है उसका यहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है। ऑनलाइन ये कोर्स होगा और इस कोर्स में कुल 13 मॉड्यूल होंगे जिन्हें विषय विशेषज्ञों के द्वारा डिजाइन किया गया है। अब कौन कौन से सेक्टर होंगे, कौन कौन से फील्ड हैं, किन किन विषयों पर इसमें पढ़ाई होगी, वो भी हम देख लेते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, क्योंकि देखो आज क्या है कि अब धीरे धीरे डिजिटल किया जा रहा है पूरे हर एक सेक्टर को। अब मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर भी डिजिटल हो रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि जो हमारा स्टाफ है वो ये जाने कि कैसे डिजिटल डेटा को संभाला जाता है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है। टेलीमेडिसिन, जिसके अंतर्गत दूरस्थ स्थानों पर डिजिटल तकनीकों के माध्यम से, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से जो है लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। मतलब बाड़मेर में बैठा हुआ एक मरीज जो है जयपुर में बैठे हुए डॉक्टर से टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से कनेक्ट होकर के टेलीमेडिसिन का लाभ ले सकता है। पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, अर्थात हमारे जो सरकारी संस्थान है सेवा के क्षेत्र में वहां पर जुड़ी सूचनाएं। पर्सनल हेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के बाकी कोर्सेज शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी दौरान एक वर्चुअल डिजिटल हेल्थ लैब बनाई जाएगी और वहां पर उस लैब में वर्चुअली जो है एक्सपीरियंस कर सकेंगे सभी प्रतिभागी कि रियल लाइफ में जब वो काम करेंगे तो कैसे उनके लिए कैसा माहौल होगा, क्या एनवायरनमेंट होगा। तो ये आपके कोयटा फाउंडेशन और आरयूएचएस के बीच में ये एमओयू किया गया है। राजस्थान के एग्जामों में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ऐसी तैयारी अपनी कीजिए ताकि कोई प्रश्न आपके लिए बाधा ना बने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रिम्स अर्थात राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हमारा जैसे एम्स होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसी की तर्ज पर राजस्थान में रिम्स की स्थापना की बात की गई है और इसीलिए जो हमारा आरयूएचएस है इसी अस्पताल को रिम्स के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया है। एक्चुअल में इस बार के बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और 250 करोड़ का प्रावधान पिछले बजट में यहां पर किया गया था। तो कुल मिलाकर के 750 करोड़ की लागत से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। पहले चरण में तो जो भी अभी वर्तमान में इस इंस्टीट्यूट में जो सुविधाएं हैं उनको थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा, उनको और बेहतर करके और डाइवर्सिफाई किया जाएगा। अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनके अंदर यहाँ पर सर्विसेज देने का प्रयास किया जाएगा और फिर सुपर स्पेशलिस्ट जो सेवाएं हैं उनको विस्तार करेंगे। दूसरे में डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित होंगे
और तीसरे चरण में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि गंभीर बीमारियों के लिए इलाज की सरल और सहज तकनीकों का विकास किया जा सके और राजस्थान न केवल अपने यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध करा सके बल्कि मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में भी अग्रणी राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर सके, जो राज्य में आय और रोजगार दोनों के एक स्रोत के रूप में काम कर पाएगा। तो ये है आपका रिम्स के बारे में। तो रिम्स के बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की खोज की, एक ऐसे एस्टेरॉइड की खोज की है जो पृथ्वी के बेहद नजदीक से होकर के गुजरने वाला है। हालांकि इसकी वजह से कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला जो कि जो पृथ्वी है उसके लिए घातक माना जाए। तो 2025 में ये एक महत्वपूर्ण एस्टेरॉइड है जो हमसे बहुत नजदीक से गुजरेगा। आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो नाम है इसका 2025 OW और इसे नासा की जो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है उसने और सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ने खोजा है। उन्होंने इसका पता लगाया है। 28 जुलाई को धरती से 3.93 लाख मील की नजदीकी से ये गुजरेगा और इस एस्टेरॉइड जो है इसकी वजह से एक कह सकते हैं कि अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है। हालांकि ये एक अकेला नहीं है, ऐसे और भी एस्टेरॉइड गुजरेंगे लेकिन सबसे नजदीक से गुजरने वाला ये है। तो जो हमारी पीसा की झुकी मीनार है लगभग उसके आकार का ये जो है आपका एस्टेरॉइड यहाँ पर है। एस्टेरॉइड क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जैसे सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है उसी तरह से ये भी दरअसल आपका जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है उनके बीच की जो परिक्रमा मार्ग है उस मार्ग में ये छोटे छोटे पिंड फैले हुए हैं और ये लगातार जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो बचे हुए अवशेषों के रूप में ये एस्टेरॉइड है। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह यहां पर स्थित हैं। तो एस्टेरॉइड एक बेल्ट है वहां पर, उस बेल्ट में ही ये स्थित है। इन्हें छोटे ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते हैं ताकि हमें सौर मंडल के निर्माण और विकास जो है उसके बारे में जानकारी मिल सके। ऐसे एस्टेरॉइड्स के पृथ्वी पर आने की वजह से कई बार जो है ऐसे बहुत से गड्ढों का, क्रेटर्स का भी निर्माण हुआ है। हालांकि अधिकांश जो है वे हमारे वायुमंडल में ही जल के नष्ट हो जाते हैं लेकिन उनके कुछ हिस्से पृथ्वी तक भी पहुंच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। दोस्तों पूरे देश भर में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया गया था, वैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा उसको दिया गया था। और लेकिन इसके अलावा जो है जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र रह गए थे उन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए पैसा कानून अर्थात पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट लागू किया गया था 1996 में और उसी के अंतर्गत पैसा संस्थान की स्थापना आपके मध्य प्रदेश में की जा रही है। इस पर थोड़ा सा विस्तार से हम बात करते हैं। तो अब जो है आदिवासियों के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पेशा उत्कृष्टता संस्थान बनाने की तैयारी की जा रही है। यह सेंटर आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे पास पास के जो जिले हैं, आदिवासी बाहुल्य जो जिले हैं, उनमें काम करेगा, फोकस करते हुए आगे बढ़ेगा। पैसा एक्ट की बात करें तो मैंने बता दिया है आपको पैसा एक्ट के बारे में और आगे बताऊंगा। मध्य प्रदेश इसको लागू करने में अव्वल है। हालांकि ओडिशा और झारखंड में आज भी राज्य के स्तर पे कोई पैसा एक्ट लागू नहीं किया गया है। ड्राफ्ट बन चुका है। बाकी 8 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना। इन सभी में पैसा एक्ट को लागू भी किया जा चुका है और वर्तमान में ये काम भी कर रहा है। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो पैसा का नाम है पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। पैसा पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 के नाम से हम इसको जानते हैं। 73वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान है जो पूरे देश भर में तो लागू हो गए थे लेकिन हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो इससे बचे हुए थे क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन आप सभी जानते हैं अनुसूची 5 और 6 के अधीन बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इनमें विस्तारित करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया था।
इसका उद्देश्य था कि इन जिलों में भी ग्राम सभाएं, इन अनुसूचित क्षेत्रों में भी ग्राम सभाओं की स्थापना की जाए ताकि वहां के स्थानीय लोगों को उनके अपने स्थानीय अधिकार मिल सके और इनके माध्यम से जनजातीय स्वशासन की स्थापना हो सके। 24 दिसंबर 1996 को यह अधिनियम पारित किया गया था। यह भी याद रखना है आपको। इसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होती है? ग्राम सभा का सशक्तिकरण करना, स्वशासन और भागीदारी को बढ़ाना, उनकी अपनी जो भी परंपराएं हैं तो वो अपनी खुद की परंपराओं के साथ जीवन जीते हैं और उनको ये छूट सरकार की तरफ से मिलती है कि किसी तरह का इंटरफेयर उनके सामान्य जनजीवन में ना किया जाए। इसी तरह से संसाधनों का प्रबंधन करने का भी उनको अपना अधिकार है। वो जल, जंगल और जमीन जो है उस पर वो खुद अपने निर्णय लेते हैं, उनकी अपनी पंचायतें होती है। विवादों का समाधान उनका कोर्ट्स में ना होकर के उनकी अपनी ग्राम सभाओं में होता है। ये सारी चीजें आपके इस पेसा एक्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है लागू करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया और इसीलिए अब राष्ट्रीय पेसा संस्थान बनाया जाएगा ताकि इस एक्ट के जो प्रावधान है उनको और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया अपना मध्य प्रदेश में बनने वाले पेसा संस्थान और पेसा एक्ट के बारे में। तो बेसिकली 3-3, 4-4 लाइनें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों, भारत के इतिहास में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वे देश के दूसरे सर्वाधिक लगातार लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ेंगे जिन्होंने 4077 दिन लगातार प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और अब ये 4078 दिन इन्होंने पूरे कर लिए। ठीक है, वहीं पर अगर सबसे लंबे समय की बात करें तो आपके जवाहरलाल नेहरू जो है वो कुल 6126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए आंकड़े थोड़े याद कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम बन गए हैं। उनके प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे हुए हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी की बात करें तो ये 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन पद पे रही थी। ठीक है, हालांकि एक कार्यकाल उनका बाद में भी हुआ था जो 1752 दिन था और टोटल 5829 दिन वो प्रधानमंत्री रही। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी है, लेकिन अगर लगातार की बात करें तो यहां पर कौन बन गए? अब दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी। सबसे लंबा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री का रहा है जो 6130 दिन तक 27 मई 1964 तक लगातार वे अपने पद पर बने रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मोदी दूसरे सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तुलनात्मक प्रश्न भी यहां पर आ सकता है। दोस्तों, खेलों की अगर बात करें तो एक बार फिर से भारत को एशिया कप जो है उसकी मेजबानी मिलने वाली है। जी हां, 2025 में भारत एशिया कप की मेजबानी करेगा। हालांकि इसके सभी मैच यूएई में खेले जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं हम। तो मेजबानी भारत करने वाला है T20 की, जिसमें 19 मैच होंगे। इसके अलावा 2027 में जो एशिया कप होगा, जो वनडे कप मैचेस के लिए होगा, उसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा। 2029 में 2 साल बाद जो होगा वो पाकिस्तान मेजबानी करेगा T20 मैचेस की, 19 मैच होंगे। और 2031 में श्रीलंका यहां पर मेजबानी करने वाला है, 13 मैच उसमें होने वाले। अब इस तरह के प्रश्न आपको जनरली पूछ लिए जाते हैं तो आप इनके लिए तैयार रहिए। तो जैसा मैंने बताया, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से इस बॉडी ने यह निर्धारित किया कि आपके 2025 की मेजबानी भारत को दे दी जाए, इसकी एशिया कप की। सितंबर में ही यूएई में हमारा ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। ढाका में आयोजित इस बैठक में इसका निर्णय किया गया, जिसमें सभी 25 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। अब बात करें तो भारत की, तो एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और 16 बार ये हो चुका है। भारत ने आधे बार मतलब 8 बार ये खिताब जीता है। श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार इसे अपने नाम किया है। अगर हम बात करें तो भारत इसी वर्ष वनडे का जो महिला वर्ल्ड कप है उसकी भी मेजबानी करने वाला है। अक्टूबर में इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? हमारे भारत में किया जाएगा। हालांकि भारत और पाकिस्तान के जो मैच हैं वो एक तटस्थ स्थान के रूप में कोलंबो में खेले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों फिडे शतरंज वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब फाइनल में जो दोनों खिलाड़ी हैं वे भारतीय हैं। भारत की 19 वर्षीय दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी फाइनल में पहुंच गई हैं और ये तय हो गया है कि इस बार का चेस वर्ल्ड कप जो महिलाओं का है उसकी विजेता एक भारतीय ही होने वाली है। आइए इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख तथा कोनेरू हम्पी ने फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ी जो है इनके बीच में ये मैच खेला जाएगा। 38 वर्षीय हम्पी ने चीन की लेई तिंगजे को हराया है यहाँ पर टाई ब्रेकर में, जबकि दिव्या ने भी चीन की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन तान झोंगई को 1.505 से हरा करके इतिहास रचा है। इस साल हमारा जो चेस है उसमें बहुत हमने उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो इस साल डी गुकेश का वर्ल्ड चैंपियन बनना हो, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप को कोनेरू हम्पी द्वारा जीतना हो, या फिर चेस ओलंपियाड के दोनों वर्गों में भारत द्वारा विजय प्राप्त करना हो। ये सब हमारी कुछ उपलब्धियां रही है। और भी बाकी उपलब्धियों को आप पीडीएफ के रूप में, हमारा जो टेलीग्राम पे हम पीडीएफ डालते हैं वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। पिछले महीने की पीडीएफ आपको वहां पर अभी अवेलेबल है। इस महीने की जैसे ही महीना खत्म होगा आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर। दोस्तों वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन हाल ही में जो थाईलैंड और कंबोडिया है, इन दोनों देशों के बीच में एक मंदिर की भूमि को लेकर के जो विवाद है वो युद्ध में बदल गया है। आपस में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर अटैक किया गया और यहां तक कि F-15 जैसे जो हमारे विमान है, F-16 जैसे जो विमान है, उनका भी प्रयोग यहां पर किया गया है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे के साथ में सीमाएं जो है साझा करते हैं और यहीं पर एक प्रीह विहार टेंपल है शिव जी का, और इस टेंपल को लेकर के इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से झगड़ा चलता रहा है। 1962 से ये झगड़ा चलता रहा और अब जो है ये क्लैशेस में बदल चुका है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि ये जो प्री विहार टेंपल है ये कंबोडिया में स्थित है। थाईलैंड कहता है कि ये जो टेंपल है वो उसकी खुद की बॉर्डर्स में है और उसने इस आईसीजे के फैसले का विरोध भी यहाँ पर किया है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। 24 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हमला कर दिया। कंबोडिया की बात करें तो वो चीन के साथ में है, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज ऐसा ना हो कि एक और क्षेत्र जो है युद्धग्रस्त क्षेत्र में बदल जाए, क्योंकि पहले ही रूस यूक्रेन जैसे युद्ध हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने इसके बाद ईरान और इजराइल का युद्ध देख लिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध की स्थिति देखने को मिली, और अब ये एक और स्थान है जहां पर ये युद्ध की स्थिति बन रही है। तो विवादित मंदिर के पास में यहाँ पर ये हुआ। कंबोडिया ने ड्रोन इस्तेमाल करने का दावा यहाँ पर किया था। ये विवाद प्रिय विहार मंदिर को लेकर के हुआ, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल भी। तो 2011-12 में जब इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया जा रहा था, तब भी इनके बीच में विवाद की स्थिति देखने को मिली थी, ठीक है। भारत का कंबोडिया के साथ सांस्कृतिक और रक्षा रिश्ता है, जैसे अंकोर वाट की अगर हम बात करें, और थाईलैंड के साथ भी हमारे मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत के लिए एक चुनौती बनकर के आता है कि भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है वो कैसे यहाँ पर कारगर हो, ताकि इन दोनों देशों के बीच सुलह कराई जा सके और इस झगड़े का निपटारा किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली खबर पर। तो दोस्तों भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा एक और नए पोत को जो है जलावतरण किया है, जिसका नाम है प्रहरी सचेत। तो प्रहरी सचेत नामक ये जो है एक हमारा नया पोत, जो कि एक तरह से पर्यावरण संरक्षण में और स्वच्छता बनाए रखने में समुद्री क्षेत्र में काम करेगा, वो यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो समुद्र प्रचेत, ठीक है, समुद्र प्रचेत नामक, क्या नाम है, समुद्र प्रचेत। समुद्र प्रचेत नामक इस जलयान को यहाँ पर लॉन्च किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। दरअसल इस योजना के अंतर्गत स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, मतलब आप जानते हैं कि भाई कई बार ऑयल स्पिलिंग की घटनाएं हमको देखने को मिलती है, जिसमें तेल का रिसाव जो है समुद्र में हो जाता है और वो बहुत घातक होता है। उसके प्रभाव पर मैंने पिछले हमारे जो महीने के वीडियोस है उनमें बहुत डिटेल में चर्चा की है, तो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम पोत समुद्र प्रचेत का यहाँ पर 2 में से जो अंतिम पोत था उसको यहाँ पर जलावतरण किया गया है। तो 2 साइड स्वीपिंग आर्म्स के साथ में ये है और तेल रिसाव को रोकने का काम करता है। अगर बात करें तो पहला पोत समुद्र प्रताप के नाम से 2024 में पिछले साल जलावतरित किया गया था, और अब विद इन 11 मंथ में एक और नया पोत यहाँ पर जलावतरण
कर दिया है। तो ये खबर भी आपको याद रखनी है। समुद्र प्रचेत नाम का यह स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत यहाँ पर जलावतरित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील पर हस्ताक्षर किए गए और लंबे समय के बाद, लगभग 4 वर्षों की बातचीत के बाद, भारत और यूके के बीच व्यापार में वृद्धि के रास्ते खोल दिए गए हैं, जिसमें कहीं पर भी विश्व व्यापार संगठन की कोई भूमिका देखने को नहीं मिली और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर यह किया गया है। इसकी वजह से 99% तक हमारे जो उत्पाद हैं उनके सस्ते होने की संभावनाएं बढ़ती है और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो डिटेल में बात करते हैं। मुक्त व्यापार समझौता FTA हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच में। लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर वर्तमान में हम दोनों के बीच में व्यापार है और अब हम 2023 तक इसको दोगुना अर्थात 110 अरब डॉलर से ज्यादा करने की बात कह रहे हैं। ये डील 2030 तक हमारे व्यापार को 15% की दर से सालाना बढ़ाएगी और $100 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। इससे भारत जो है वो ब्रिटेन के 90% उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा, जबकि ब्रिटेन हमारे 99% उत्पादों पर कटौती करने वाला है। तो वर्तमान में जो ब्रिटेन पे 15% तक का शुल्क लगता है उसको घटाकर हम 3% करेंगे, जबकि ब्रिटेन हमारे पूरे शुल्क को घटा करके 0% करने की बात करेगा। इससे क्या होगा, न केवल तेजी से हमारा जो माल है उसकी आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि हमारे लिए एक और नया क्षेत्र खुलेगा जहां तक हमारे उत्पादों को पहुंच होगी। यूके के विस्की और जिन, लग्जरी कार, खाद्य और पेय पदार्थ जिसमें चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक सम्मिलित है, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस, फैशन और कपड़े इसमें सम्मिलित है जो हमारे यहाँ पर आएंगे। हमारे यहाँ से टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, गहने, चमड़े के सामान, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, दवाई, मेडिकल उत्पाद, खाद्य उत्पाद जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद हैं, वो सारे सम्मिलित इसमें किए गए हैं। 13 जनवरी 2022 से हम इसकी शुरुआत की थी और लगभग 4 साल के पीरियड के बाद में ये फाइनल हुआ है। अगर हम बात करें हमारे पिछले एग्रीमेंट्स की तो 2014 से ही भारत ने मॉरिशस से, यूएई से, ऑस्ट्रेलिया और जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एसोसिएशन है, उसके साथ में अभी रिसेंट ही किया था हमने, तो इनके साथ में भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसी तरह के समझौते पर बात कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ में ये भी हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों, दोनों देशों ने एक विजन 2035 भी जारी किया है। अगर कोई पूछे विजन 2035 क्या है, तो सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी, रक्षा, जलवायु, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क, ये 5 क्षेत्र हैं जिनको मजबूत हम करने वाले हैं। ये आने वाले भविष्य की जरूरतें भी है और इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को भी मजबूत करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। ट्रम्प से आपने डरिए मत। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप का मतलब कि भारत और यूके एक साथ मिलकर के बहुत से डिफेंस सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो उत्पाद उनको बनाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, उस पर भी मदद करेंगे। एआई से लेकर के महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, मतलब आज की जो जियोपॉलिटिकल डिमांड्स के अनुरूप जिन चीजों की निर्यात संभावना होनी चाहिए, जिनके लिए हमारे पास में एक सप्लाई चेन होनी चाहिए, उन सब पे हम काम करने वाले हैं। इससे क्या होगा, न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि भारत भी आर्थिक तरक्की की ओर अग्रसर हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी देश की जो खाद्य सुरक्षा है उसको लेकर के। भारत भले ही अपने लोगों को बेहतर अन्न दे रहा है, लेकिन NFS जो हमारे सर्वे होते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उनके 5वें चरण के दौरान ये देखा गया है कि भारत में आज भी पोषण से वंचित है हमारा एक बड़ा जनसंख्या का हिस्सा। आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा होता है उसके तहत देश में स्वास्थ्य, लैंगिक अनुपात, शिक्षा, बीमा, स्वच्छता, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, या फिर जो संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं, उन सभी के बारे में बात की जाती है। इसके अंतर्गत जो मानक है उनमें सुधार को दर्शाया जाता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, जैसे कि 5 वर्ष से कम उम्र में ज्यादा वजनी बच्चों का होना, मोटापे का बढ़ना, 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया की स्थिति, गर्भवती और महिलाओं में और किशोरियों में एनीमिया का बढ़ना। ठीक है, ये सभी क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो भोजन है उसमें कहीं ना कहीं जो पोषक युक्त तत्व हैं उनकी सीधी सीधी कमी देखने को मिलती है। सरकार बहुत से प्रयास इसके लिए कर रही है, बहुत सी योजनाएं चला रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो सरकार जो है
यहाँ पर ओके, तो लगता है मुझे वो मेरी स्लाइड इसमें नहीं रही। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो बेसिकली जुड़ी हुई है आपके पोषण में वृद्धि। जैसे कि आप देखिए कि आपके पीएम पोषण करके एक योजना चलाई जा रही है। ठीक है, पीएम पोषण योजना। तो पहले जो आपके मिड डे मील योजना हुआ करती थी, उस योजना को पीएम पोषण का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। इस पीएम पोषण योजना के माध्यम से हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनको दिन में जो है भोजन, जिसमें विशेष करके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को देखा जाता है, वो भोजन वहां पर उपलब्ध कराया जाता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को। इसी तरह से हमारे आंगनबाड़ियों में भी जो है सरकार के द्वारा पोषाहार जो है उसका वितरण करने का काम यहाँ पर किया जाता है। सरकार इसके अलावा जो हमारी किशोरियां और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए भी नियमित पोषण युक्त आहार की व्यवस्था अपनी योजनाओं के माध्यम से कर रही है। फोर्टिफिकेशन को भी हमारे यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। तो एक रिपोर्ट भी है, लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया। उसके अनुसार देश में पोषण के स्तर में सुधार के लिए तेल, चावल, नमक, आटा, दूध, इन सभी का फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक सलाह भी दी गई है कि हमारे यहाँ पर जो फोर्टिफिकेशन किया जाता है, वो फोर्टिफिकेशन उन पदार्थों का किया जा रहा है जिनको बच्चे अक्सर नहीं खाते। क्योंकि बच्चे चिप्स, नमकीन आदि का अधिक उपभोग करते हैं, तो इन वस्तुओं की फोर्टिफिकेशन पर विचार करने की हमको जरूरत है। हाल ही में राजस्थान में हमारी मुख्यमंत्री जो दिव्या कुमारी जी हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी चॉकलेट्स जो हैं बच्चों को डिलीवर करना शुरू किया है, जो मिलेट्स पर बेस्ड है ना। तो मिलेट अर्थात जो मोटा अनाज है, उन पर बेस्ड जो हमारी चॉकलेट्स जो हैं, वो अब बच्चों को वितरित करना आंगनबाड़ी में शुरू किया गया। तो ऐसे नए इनिशिएटिव अगर करें तो निश्चित रूप से कुपोषण की समस्या का समाधान यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चीज है। किसी भी योजना को केवल लागू नहीं, बल्कि उसको मॉनिटर किया जाए लगातार, और सघन रूप से टारगेट्स को प्राप्त करने की कोशिश की जाए, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिन पर हमने चर्चा की। आरएस जंक्शन पर आपका राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का एक हमारा बेहतरीन कोर्स है, जो कि 999 रुपीज में आपको 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स, नोट्स और पीवाईक्यू क्विज टेस्ट मिलते हैं। ये मेरा खुद का रिकॉर्ड किया हुआ है, और इसको आप देख करके मेंस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ही आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएं और वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा फाउंडेशन बैच भी आप सभी के लिए चल रहा है, जो फाउंडेशन बैच आपको बड़ी मात्रा में नॉलेजेबल कंटेंट भी देगा और आपकी तैयारी को एक रूटीन देगा, जिस रूटीन के साथ में आप अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ते हुए अंतिम चरण तक पहुंच सकते हैं। तो आज ही इससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। आप शेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लाइक भी आप इसे कर रहे हैं, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, रोजाना अपनी तैयारी करते रहिए। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।